23 मार्च 1931 को 90 साल हो गए उस दिन से जिस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह शहीद हुए थे। आज के समय में हम में से हर कोई भगत सिंह को जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंट फ्रीडम फाइटर हैं। देश के बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पे उनके फोटो लगाकर घूमते हैं, लेकिन शायद ही इनमें से किसी ने भी कोशिश करी होगी उनकी गहराइयों में जाकर उनकी विचारधाराओं को जानने की। आज मैं इस वीडियो में इसी की चर्चा करना चाहूंगी दोस्त। तो आइए गहराइयों से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप भगत सिंह का नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में गोली और वायलेंस जैसे शब्दों का विचार आते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भगत सिंह को अपने जमाने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया जाता था। उनका दोस्त कहते थे कि जब भी भगत सिंह दिखाई देते थे उन्होंने अपने हाथों में किताब लेकर घुमा करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हुए थे। ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन लिटरेचर की कुछ रेस्टिमेंट के अनुसार इन्होंने 250 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी। इन्होंने अरेस्ट होने से पहले और जो 2 साल जेल में रहे थे, इन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ चुके थे। और ना सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए इन्हें जाना जाता था, भगत सिंह को अपने लेख के नाम से भी बहुत जाना जाता था। अपनी राइटिंग के लिए इनकी आर्टिकल्स छपते थे किताबों में। कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसे मैगजीन्स में भी उस जमाने में मैगजीन्स हुआ करती थी। मेरे कहने का मतलब है कि भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन आज के दिन अगर किसी को कहा जाए कि भगत सिंह की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, तो वो अपनी मूंछों को घुमाते हुए दिखाएंगे और हथियार निकाल कर दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं भगत सिंह ने ये कहा, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचार की शान पर तेज होती। लेकिन आज के लोग आइडियाज और विचार की बात ही कहाँ करते। लोग तो बहुत खुश हैं एक इंटेलेक्चुअल रेगुलेशनरी ट्रिगर्स हैप्पी रिवर्स की तरह दिखाने में। इनके 3 बड़े विचारों को आपके सामने रखना चाहूंगी। 3 बड़े आइडियोलॉजी जो भगत सिंह की रही थी: सोशलिज्म, एथिलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन सोशलिज्म की विचारधाराओं पे बहुत ही प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था कि कैसे मजदूरों और किसान और फैक्ट्री वर्करों को ट्रीट किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। इन्हीं सोसाइटी के निचले वर्ग के लिए लड़ाई चाहते थे। उनकी इंस्पिरेशन दिखती है 1923 ईस्वी में प्राइज विनिंग ऐसे 1923 में प्राइज विनिंग ऐसे में जहां वो गुरु गोविंद सिंह को कोट करते थे, सुरा तो पहचानिए जो लड़े दिन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत। इसका मतलब बहादुर वही है जो दिन दुखियों के लिए लड़े, भले ही उसका पुरजा पुरजा अलग हो जाए, लेकिन वो मैदान छोड़कर नहीं भागता। हमारे ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर के लिए ब्रिटिश से राज से आज़ादी दिलाना ही उनका नंबर 1 प्रायोरिटी थी। और जो सोशल जस्टिस का सवाल था, उनकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती है, लेकिन भगत सिंह का कहना था कि एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए फर्क नहीं पड़ता कौन टॉप पर बैठा है, कौन बैठा है सरकार में, एक ब्रिटिशर हो चाहे भारतीय हो, एक्सप्लॉयटेशन फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लॉयट करने वाला कौन है, चाहे लॉर्ड रीडिंग हो, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो, किसानों की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर एक्सप्लॉयटेशन चाहती होगी तो अपने फरवरी 1931 के मैसेज में भगत सिंह कहते हैं कि पॉलिटिक्स रेवोल्यूशन इज द इंडिस्पेंसिबल प्री कंडीशन बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सोशलिस्ट शब्द का उपयोग बाद में किया था। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग रेडिएशन अपनी विचारधारा में और इनके स्लोगन्स में भी दिखता था। असेंबली में बम गिराते समय भगत सिंह और बाटू केशवर दत्त ने 3 स्लोगन्स उठाए थे: इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विथ इंपीरियलिज्म। एक बड़ा ही फेमस श्लोक है महाउपनिषद और ऋग्वेद में, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा थी दोस्तों जिसमें भगत सिंह बहुत ही
स्ट्रांगली मानते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल वीर प्रेम पब्लिश किया गया था ताकि मैगनीज मतवाले में 1924 ईस्वी में। इस आर्टिकल में एक पोएट को बहुत ही प्रेस करते हैं जिसने वासुदेव कुटुंबकम की आइडिया सबसे पहले इन्वेंशन किया था। आज के दिन जो लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं वो एक्चुअली जिंगुइज्म लेवल तक गिर चुके हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म को डिपिक्ट करता है, मतलब अपने देश के बारे में भला करने की सोचो, दूसरे देशों को नीचा दिखाने पे तुले हैं, दूसरे देशों को गालियां देने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। आज के दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है उससे भी ज़्यादा गहरी दुश्मनी फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ करती थी, और अमेरिका और जापान के बीच में। भगत सिंह के ज़माने में भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जब फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे बल्कि ट्रेड करेंगे। वो दिन, ऐसा दिन जब अमेरिका और जापान दोनों देश एग्जिस्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। एक ऐसा दिन जिसमें ब्रिटिश भी रहेंगे और इंडियंस भी रहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे पर राज नहीं करेगा। 1928 में भगत सिंह एक आर्टिकल लिखा था कृति मैगजीन में। नए नेताओं के अलग अलग विचार थे जिनमें वो दो लीडर के बारे में बात करते थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, ये दो लीडर्स इमर्ज कर रहे थे इंडिया में। उस वक्त इन दोनों ने जो स्पीचें दी थी बम्बे में, उस पर भगत सिंह ने अपने कमेंट्स देते हुए कहते हैं। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को एक इमोशनल मंगोली कर पुकारते हैं और कहते हैं ये एक ऐसा इंसान है जो रोमांटिसाइज कर रहे हैं इंडिया के भूति को, कि इंडिया कितना महान हुआ करता था पुराने ज़माने में। भगत सिंह इसे सेंटिमेंटैलिटी करके डिसमिस कर देते थे और नेहरू के नेशनल व्यूज से उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। भगत सिंह नेहरू के इस राय से सहमत थे। अगर हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में हमारे कुछ सही नहीं लगता है तो उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो बेदर्द कुरान में ही क्यों ना लिखा हो। 1927 में लिखे गए आर्टिकल्स रिलीजियस राइट इन दियर सोल्यूशन में भगत सिंह बात करते हैं इगॉलिटेरियनिज्म की। इसी पर हम आते हैं दोस्तों भगत सिंह की एक और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पर, जो कि है सेक्युलरिज्म एंड एथिज्म। जहां एक तरफ महात्मा गांधी इंडियन वर्जन को प्रपोट करते थे, जहां सरकार तो प्रपोट करेगी लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन में इम्पार्शल करेगी, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह फ्रेंच वर्जन ऑफ द सेकुलरिज्म में मानते थे कि सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखना चाहिए। हमेशा यही एक्चुअली सेकुलरिज्म की असली डेफिनेशन है कि सरकार को किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक इंसान का पर्सनल अफेयर है। और इसी चीज़ पर फोकस किया था भगत सिंह और भागवती चरण बोहरा ने। उन्होंने लिखा था नौजवान भारत सभा का, हम भारतीय हम कर क्या रहे हैं, पीपल की एक टहनी टूट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, कागज की मूर्ति ताजिया का एक कोना क्या टूट जाता है, अल्लाह को गुस्सा आ गया। इंसान की कीमत जानवरों से ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर भी ये भारत में पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। और फिर भी ये भारत में पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। कृति मैगजीन के जून 1927 में आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने रिलीजियस राइट एंड दियर सोल्यूशन में भी यही इम्पोर्टेंट की बातें की गई थी। लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर और गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूर और किसानों को ये समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी है। यही रीजन है कि हमारे एक और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ ले रहे थे।
तो भगत सिंह एक पैम्फलेट पब्लिश किया था। एक तरफ पोयम लिखी गई थी और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय की फ़ोटो प्रिंट की गई थी। भगत सिंह की जो पर्सनल व्यूज़ थे रिलीजियस को लेकर, उन्होंने बड़े ही फेमस रिलीजियस आर्टिकल वाई आई एम एथिस्ट में बताया था। वाई आई एम एथिस्ट में डिटेल में समझाया था। इनका कहना था कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो इतना जस्टिस क्यों है, इतना दर्द, इतना सफरिंग क्यों है। इस दुनिया में इन्होंने चेतावनी दी, किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को गॉड का प्लेजर मत कहो। वो कहते हैं कि एक ऐसा जस्टिस है जहाँ पे लोगों को सज़ा दिया जाता है। उनके पुराने जन्मों के पापों को लेकर यहाँ पर भगत सिंह बात करते हैं। थ्योरी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं कि रिवेंज एज जस्टिस बड़ा ही आउटडेटेड आइडिया है। किसी को जस्टिस दिलवाने के लिए रिवेंज की जाए तो भगत सिंह कहते हैं किसी भी इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। ये ना ही पुनर्जन्म और ना ही स्वर्ग और नर्क पे विश्वास करते हैं। भगत सिंह शहीद होते समय बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी यहीं से ख़त्म, एंड है तो एंड, अब आगे कुछ नहीं। तो दोस्तों, यदि आप भी भगत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर पे फ़ोटो लगाने से नहीं बल्कि इनकी गहराइयों में जाकर इनके विचारों को समझिए। यदि इस वीडियो में भगत सिंह के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।